मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक टाउन में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। उस टाउन में एक मोर्चरी यानी एक मुर्दा घर भी था। वो बच्चा देखता है कि काफी दिनों से मोर्चरी के बाहर से किसी ने न्यूज़पेपर नहीं लिए हैं। तब वो बच्चा अपना कैमरा लेकर मोर्चरी को चेक करने के लिए जाता है। वो बच्चा वहाँ पर जाकर एक पिक्चर क्लिक करता है। वहीं पर उसे किसी की आईज दिखाई देती हैं। तभी मोर्चरी के अंदर से एक आदमी उस बच्चे के सामने आ जाता है और इस आदमी का नाम डार्क होता है। वो बच्चा उस आदमी से डर जाता है और अपना कैमरा लिए बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। बाद में डार्क उस कैमरा को उठाकर एक बॉक्स में डाल देता है जहाँ पर पहले ही कुछ लोगों का सामान पड़ा हुआ था और ये उन लोगों का सामान था जो अब से पहले यहाँ पर आ चुके थे। फिर हम देखते हैं कि डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल कर रहा है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सैम होता है। सैम असल में वहाँ पर जॉब के लिए आई थी क्योंकि डार्क ने बाहर जॉब का नोटिस लगा रखा था। इसके बाद सैम मोर्चरी की क्रीपी सी कलेक्शन देखती है और उस कलेक्शन में कुछ बुक्स भी इंक्लूड थी जिसे देखकर सैम अट्रैक्ट हो रही थी और काफी इम्प्रेस भी हो रही थी। डार्क बताता है कि इन बुक्स में मरे हुए लोगों की स्टोरीज हैं, जिस पर सैम कहती है तो फिर मुझे कुछ स्टोरीज सुनाइए ना, और सारी स्टोरीज हॉरर होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग भी। इसके बाद डार्क उसे पहली स्टोरी सुनाता है। ये स्टोरी है 1950 की, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पार्टी के दौरान वॉशरूम जाती है और जब वो लड़की लाइट्स ऑन करती है तब उसके हाथ पर अजीब सा लिक्विड लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो लड़की चोर थी जो वॉशरूम के बहाने वहाँ पर आई थी। उसने पार्टी में आने वाले बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स चुराए हुए थे जिसमें से कैश निकाल कर तो वो अपने पास रख लेती है लेकिन वॉलेट्स को फेंक देती है। वहीं पर उसने किसी की एक काफी कॉस्टली वॉच भी चुराई हुई थी। तभी उसे कबर्ड में से किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस डोर को ओपन करने की काफी कोशिश करती है लेकिन बड़ी मुश्किल से वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि उस कबर्ड में एक काफी डरावने और खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया था और उस मॉन्स्टर के बहुत सारे पैर थे। वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लड़की किसी तरह दोबारा से कबर्ड के दरवाजे को बंद कर देती है और फिर डरते डरते आराम आराम से कदम उठाते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ से वो वॉच गिर जाती है। उस वॉच के गिरने की वजह से वहाँ पर जोरदार आवाज पैदा होती है। उस आवाज को सुनकर वो कई सारे पैरों वाला मॉन्स्टर बाहर आता है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ कबर्ड में ले जाता है और साथ साथ वो वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर देता है। और यहाँ पर उनकी स्टोरी नंबर 1 एंड हो जाती है। सैम कहती है कि ये स्टोरी बस ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि ये स्टोरी उसे ज्यादा पसंद नहीं आती। वो डार्क को कहती है कि मुझे और ज्यादा डरावनी स्टोरी सुननी है, लेकिन उससे पहले डार्क सैम से एक जॉब एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाता है और बाद में उसे मोर्चरी का विजिट करवाया जाता है। इसके बाद डार्क उसे सेकंड स्टोरी सुनाता है और ये स्टोरी ईयर 1960 है, यानी पहली स्टोरी के 10 साल बाद की कहानी, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से मिलता है। उन दोनों की बातचीत होती है और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो दोनों काफी टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लड़का सोकर उठता है तो वो दिखता है कि उसकी बॉडी पर रैशेस बने हुए हैं, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाता है, जहाँ पर डॉक्टर को उसके पेट से किसी क्रिएचर की आवाजें सुनाई दे रही थी और उस लड़के की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आती है और वो ये कि वो लड़का प्रेग्नेंट है। फिर जैसे ही वो लड़का घर जाता है उसका पेट बड़ा होने लगता है। इस बारे में कॉल करके वो अपनी फ्रेंड को भी बताता है और फिर वो उसी लड़की के घर पर जाता है। उस लड़की के घर पर जाकर वो उस पर काफी गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन तभी उस लड़के को पेन होने लगती है और उसकी स्किन भी काफी अजीब लग रही थी और फिर एकदम से उसका पेट फट जाता है जिससे वो लड़का मर जाता है। लेकिन मरते मरते एक मॉन्स्टर बेबी की बर्थ होती है। फिर उस लड़की की मदर उस मॉन्स्टर बेबी को एक रूम में रख देती है जहाँ पर पहले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बच्चे थे। की बताई गई ये स्टोरी काफी अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये मूवी डरावनी भी थी और इसमें काफी सस्पेंस भी था। फिर डार्क सैम को एक बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ पर वो सैम को एक लड़की की डेड बॉडी दिखाता है। फिर वो उसी लड़की की स्टोरी सैम को सुनाता है और ये स्टोरी ईयर 1970 की है, यानी ये भी पिछली स्टोरी की 10 साल बाद की कहानी है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो हस्बैंड वाइफ अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश थे और उसमें जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन शादी के फौरन बाद वो लड़की मेंटली डिसेबल हो गई। उस लेडी का हस्बैंड अपनी वाइफ को बिल्कुल ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है। वो उसका बहुत ख्याल रखता था लेकिन उसकी तबीयत में जरा सी भी चेंजिंग नहीं आती। इस बात की वजह से उसका हस्बैंड काफी दुखी था और वो काफी टेंशन लेता था। फिर एक रात वो अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है, लेकिन उस आदमी की वाइफ ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। इवन उसने मूव करना भी छोड़ दिया था। तभी उस लेडी का हस्बैंड उसे एक स्टैचू गिफ्ट करता है और साथ साथ
साथ वो खाने में अपनी वाइफ को मेडिसिन का ओवरडोज देता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि वो उसकी वाइफ को दर्द भरी और दुखी जिंदगी से आजादी देना चाहते थे। अब उस लेडी का हस्बैंड ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन तभी उस लेडी का हाथ मूव करने लगता है और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। अपनी वाइफ को मूव करता हुआ देखकर उसका हस्बैंड उसे वॉमिट करवाता है कि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन तभी उसकी वाइफ का सर टेबल पर जाकर लगता है, जिससे सामने पड़ा हुआ स्टैचू उसके सर में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उस लेडी का हस्बैंड जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को सारी बात बता देता है, उसके मूव करने की, उसके मरने की। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अपनी वाइफ की डेड बॉडी का जल्दी से कुछ करो, यानी उसे कहीं पर दफना दो, कहीं पर फेंक दो। ये सुनकर उस लेडी का हस्बैंड ऐसा ही करता है। वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन बॉक्स छोटा होने की वजह से उस लेडी के पैर अंदर नहीं आ रहे थे। इसी वजह से उसका हस्बैंड उसके दोनों पैर काट देता है और कटे हुए पैरों को बॉक्स में डालकर वो लिफ्ट के जरिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और उस बॉक्स से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है, जिससे वो पूरी लिफ्ट खून से भर जाती है। इस बात की वजह से उस लेडी का हस्बैंड काफी डर जाता है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट के डोर्स को ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नेबर आ जाती है और वो उस आदमी की हेल्प करने के लिए उसे लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट चल पड़ती है और वो नीचे की तरफ जा रही थी। तभी वो आदमी बाहर देखता है और उसे उसकी वाइफ के साथ गुजारे गए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। और तभी अचानक से वो बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें से उस लेडी का भूत बाहर आता है और उस लेडी का भूत अपने हस्बैंड के पास जाता है। लेकिन फिर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ उस आदमी की इमेजिनेशन थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उस आदमी का मेंटल बैलेंस खराब हो गया था। वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और पुलिस को वो डेड बॉडी वाला बॉक्स भी मिल जाता है और उस आदमी को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। सैम को ये स्टोरी भी काफी अच्छी लगती है। सैम डार्क को कहती है कि आपकी सारी स्टोरीज काफी अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारी स्टोरीज में बहुत अच्छा मोरल भी है, और वो ये कि जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। इसके बाद डार्क सैम को बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर सैम डार्क के सामने खुद को रिवील करती है। वो डार्क को बताती है कि मैं यहाँ पर किसी जॉब के लिए नहीं आई थी, बल्कि कॉफिन में रखे गए उस बच्चे के लिए आई हूँ, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। वो बताती है क्योंकि इस बच्चे की मौत की रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। डार्क को अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि मैं इस बच्चे की बेबी सिटर थी और उस दिन उस बच्चे के पेरेंट्स घर पर नहीं थे और उन्होंने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था कि अगर सैम को भूख लगे तो वो कुछ भी बनाकर खा सकती है, जहाँ पर सैम अपने लिए मीट यानी गोश्त बना रही होती है। लेकिन तभी टीवी पर ये न्यूज दिखाई जाती है कि मेंटल असाइलम से कुछ पेशेंट भाग गए हैं और तभी उस घर में सैम को एक इंजर्ड आदमी नजर आता है। सैम उस आदमी की हेल्प करती है, लेकिन जब वो ये न्यूज सुनती है तो उसे उस आदमी पर शक होता है कि कहीं ये मेंटल असाइलम से भागकर तो नहीं आया, और इसीलिए वो उस आदमी का हाथ मीट ग्राइंडर में डालकर पूरी तरह से उसका हाथ ग्राइंड कर देती है। और वहाँ पर सैम और उस आदमी के बीच काफी फाइट होती है और इस फाइट की वजह से सैम बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी उस बच्चे के रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी सैम को होश आ जाता है और वो भी वहाँ पर चली जाती है, जहाँ एक बार फिर से सैम और उस आदमी की फाइट होती है। और फाइट के दौरान इस बार वो आदमी स्टेयर्स पर से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर सैम आती है और उस आदमी को कहती है कि तुम स्टूपिड हो, तुमने मेरा डिनर खराब करके रख दिया। ये कहते ही वो उस आदमी के सर पर टीवी फेंक देती है, जिससे उसका सर क्रश हो जाता है। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो उस आदमी को देखकर काफी शॉक्ड रह जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके बच्चे का बेबी सिटर था। क्योंकि सैम उस बच्चे की बेबी सिटर नहीं थी, बल्कि सैम तो एक मेंटल पेशेंट थी और ये उनमें से एक थी जो मेंटल असाइलम से भाग गए थे। तभी उस बच्चे के पेरेंट्स देखते हैं कि वो बच्चा भी वहाँ से गायब है। वो अपने बच्चे को हर जगह ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर जब वो ओवन खोलकर देखते हैं तो वो काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो उसमें गोश्त सैम बना रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि उनके बच्चे का था। और यहाँ पर हम ये बात जान पाते हैं कि सैम असल में एक सीरियल किलर थी, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। और सीरियल किलर होने के साथ साथ वो एक कैनिबल भी थी, जो बच्चों को कैप्चर करके उन्हें काट कर खा लेती थी और उन बच्चों को मारने के बाद निशाने के तौर पर उनका एक एक दांत अपने पास रख लेती थी। अब क्योंकि वो इस बच्चे का दांत नहीं ले पाई थी, इसीलिए वो इस मॉर्चरी में आई थी उस बच्चे का दांत लेने के लिए। और वहीं पर सैम डार्क को भी चाकू से स्टैब कर देती है, लेकिन डार्क अचानक से हंसने लगता है जोर जोर से। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जहाँ
जहाँ पर चाकू लगा था वहाँ से खून नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सा चिपचिपा सा लिक्विड निकल रहा था। ये देखकर सैम डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सैम अब मॉर्चुरी में फंस चुकी थी। वो वहाँ से भागने की काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं भाग पाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मॉर्चुरी कोई भूल भुलैया बन गया हो, और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि डार्क ने किया था। इसके बाद सैम एक लाइब्रेरी में आ जाती है, जहाँ पर डार्क उसे कहते हैं कि बेटा अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो क्या होता है। ये कहते ही डार्क वहाँ पर कुछ बुक्स गिराने लगता है, और इन सारी बुक्स में उन सारे बच्चों की स्टोरीज थी जिन्हें सैम ने पूरी तरह से ब्रूटल तरीके से मार डाला था, जबकि वो सारे बच्चे बेकसूर थे, इनोसेंट थे। और तभी उन बुक्स में से उन सारे बच्चों की सॉल्स बाहर आने लगती हैं। सारे बच्चों की सॉल्स सैम को पकड़ लेती हैं और उसे खाने लगती हैं। इसके बाद डार्क सैम की बॉडी में वही चिपचिपा लिक्विड डाल देता है और बाद में उसकी बॉडी पर स्टिचेस लगा देता है। और ऐसा करने के बाद डार्क भी उस मॉर्चुरी से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही डार्क बाहर आता है वो डस्ट बनकर गायब हो जाता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डार्क भी असल में कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो तो डार्क की सॉल थी। और तभी हम मॉर्चुरी में देखते हैं कि सैम की अचानक आँख खुल गई है। इसका मतलब ये है कि अब डार्क के बाद सैम ही इस मॉर्चुरी कलेक्शन को चलाने वाली है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी स्टोरीज सैम उसी बच्चे को सुना रही थी जो न्यूज़पेपर बांट रहा था, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। वो बच्चा सैम से डर जाता है और उसे कहता है कि मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ। जिस पर सैम उसे कहती है कि इतनी जल्दी तुम्हें घर जाने की क्या पड़ी हुई है, अभी तो मैंने डिनर भी बनाना है और हमने मिलकर डिनर करना है। और सैम के ऐसा कहते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।